हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में। एक बहुत लंबे समय के बाद ये पॉडकास्ट मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मुद्दा ही ऐसा आ गया था कि मुझे बात करना बहुत ज़रूरी समझा। एक्चुअली हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है हमारे, जो कि एक यूपीएससी के फैकल्टी हैं, एक खुद का एक कांट कोचिंग सेंटर अपना चलाते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में। हमारे साथ है सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपको। काफ़ी टाइम से आपको मैं वीडियोस देख रहा था और आप फ्रिक्वेंटली यूपीएससी के रिजल्ट को लेकर कुछ बातें कर रहे थे सोशल मीडिया पर, और मेरी भी उसके ऊपर नज़र गई क्योंकि मैं भी वैसा ही एक वीडियो बना रहा था। ओके। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप 1 मिनट में ये लोगों को समझाएं जो यूपीएससी का रिजल्ट है वो कब आया, कैसे आया है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है समझना, ये पॉडकास्ट देखना। ओके, देखिए यूपीएससी का जो रिजल्ट इस साल का जो आया है, इस एक हफ्ते पहले आया अभी। बहुत सारी चर्चाएं हैं उसके बारे में, स्पेशली एससी एसटी ओबीसी को लेके, रिजर्वेशंस को लेके, जनरल कैटेगरी का, और जो भेदभाव है कि ओबीसी के जो आप ट्विटर पे देखे होंगे पूरा कैंपेन। हाँ, मैं देख रहा हूँ, उसका काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। जब से रिजल्ट आया तभी से कई सारे कंट्रोवर्सी चल रही है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी, इवन जो फेक क्लेम्स है, एक वो भी है, एक जो सर्टिफिकेट के जो इशू हैं वो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, होपफुली जो है सारी चीज़ों पे चर्चा हो जाए। मैं आपसे पहले मेरा ओपिनियन मैं बाद में रखूँगा, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स आप के साथ बातचीत कर रहा हूँ और आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि हर साल हम ऐसा रिज़ल्ट, जब भी अब यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है तो हम उस रिज़ल्ट में हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जैसे हमें देखने को मिला, कम से कम एक शायद किसी यूपी के किसी गाँव का कोई व्यक्ति था जिसने अपने गाँव के विधायक को बिठा लिया, सबको पूजा पाठ हो रही है उनकी, उसको हाथ पैर जोड़ रहे हैं, अरे सर आपका तो सिलेक्शन हो गया है। लेकिन बाद में पता लगा वो व्यक्ति नहीं था, वो गाँव से फरार है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये गलती किसकी है? मुझे लगता है कि उनकी तो गलती एटलीस्ट नहीं है, जो तो मेरा ओपिनियन है। जो स्टूडेंट जो हैं, जिनको लग रहा है, जिनको लोग हम ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने, अरे देखो क्या से आईएएस बनेगा, जबकि मेरे को ये लगता है कि उनकी गलती नहीं है। आपको क्या लगता है? इसमें दो चीज़ें हैं, है ना। आप एकदम से, मैं इसको ये बोलता हूँ कि करप्ट इनोसेंस विदाउट इंटेलिजेंस। करप्ट इनोसेंस विदाउट इंटेलिजेंस। ओके। और जो इनोसेंस विद करप्शन, जैसे सपोज कोचिंग इंडस्ट्री अगर उस चीज़ को ग्लैमराइज कर रही है रिजल्ट को लेके, एक पहली चीज़ कोचिंग, दूसरा यूपीएससी, दोनों इसमें दोनों का योगदान है। कोचिंग का कैसे योगदान है, पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। कि ओवर ग्लैमराइज करने से क्या होता है कि जो लोअर स्ट्रेटा से जो लोग आते हैं, जिनको सफलता नहीं मिली है, उनको एक मौका मिल जाता है, क्यों उनको लगता है कि आईएएस कुछ बड़ी चीज़ है, और उसके थ्रू एक उनको वैलिडेशन मिलेगा सोसाइटी में, तो वो इस टाइप की गलतियां करेंगे। एक अवेयरनेस भी आना, ये एक अच्छी बात है, बट इसके बाई प्रोडक्ट इस टाइप की चीज़ें होंगे। रोका नहीं जा सकता इस चीज़ को, कोचिंग इंडस्ट्री में सुधार हो सकता है, उससे कुछ चीज़ों पे कर्टेलमेंट लग सकता है। यूपीएससी की क्या गलती है, वो थोड़ा सा जो है ना गंभीर इशू है। कैसे आप समझिएगा कि इस टाइप के जो फेक क्लेम्स होते हैं, तो यूपीएससी को आगे आके, अगर वो क्लीन है यूपीएससी, उसको केस दर्ज करवाना चाहिए, कि फॉर्जरी का केस है ना डॉक्यूमेंट्स का। सही बात है। हाँ, तो करवाती नहीं है, तो इशू क्या है, क्यों नहीं करवाती? तो कुछ ना कुछ डीपर मलाइस है, और कोई ना कोई डर है किसी चीज़ का, कहीं खुद की गलती बाहर ना आ जाए। हाँ वो क्योंकि सर्टिफिकेट का इशू आप जो देख रहे हैं ना, हाँ। होता क्या है, जैसे डेमोक्रेसी में बोलेंगे कास्ट की चर्चा मत करो, आप एक प्रिविलेज्ड व्यू जो सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, और डेमोक्रेसी तो डेलिब्रेशन, डिबेट, डिस्कशन का ही नाम है। जब हम कास्ट हमारे अंदर इतनी इनग्रेंड है, बचपन से लेकर मृत्यु तक हम कास्ट के अनुसार काम करते हैं, तो आप चर्चा नहीं करोगे तो सोशल जस्टिस हासिल कैसे होगे? मेक सेंस, करनी ही पड़ेगी। तो प्रिविलेज्ड व्यू क्या कहता है कि कास्ट के ऊपर चर्चा करने से डिवीजन आ जाएगा। हाँ, मतलब जाति के बारे में बात ही मत करो भाई, तभी जातिवाद खत्म होगा। हाँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड है, उसके ऊपर व्यवस्था बनाई है ना हमने। तो हमेशा ये होगा, कास्ट पे जब भी चर्चा होगी, जैसे कोई किसी ने फिल्म बना दी,
वो डेमोक्रेसी चर्चा का नाम है, रेस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, डिमोनाइज हो कोई तो एक अलग इशू है, लेकिन क्या आप ये देखेंगे जैसे कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आएगी बोले इसके बारे में फिल्म आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि चर्चा होगी तो इशू बाहर निकल के आएंगे। तो सेम यूपीएससी के साथ होता है, क्योंकि अगर वो कुछ कार्रवाई करेंगे तो लोग जो है वहाँ भी अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करेंगे। तो इससे ग्लैमराइजेशन से अकाउंटेबिलिटी चलेगी, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, आप अंदर क्या चल रहा है, ओपेक सिस्टम है, आप जान नहीं पाओगे। नहीं, लेकिन आप तो खुद इस सिस्टम के पार्ट है, मुझे लगता है। हाँ। करप्ट सिस्टम के नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, आप एक कोचिंग चलाते हैं, सैकड़ों हज़ारों बच्चे आपसे पढ़ चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि यूपीएससी भारत के अंदर मुझको एक भेड़ चाल टाइप की चीज़ लगती है? 1000 सिलेक्शन होने हर साल, ठीक है, उसके अंदर भी उसका कोई मतलब उस 1000 सीट के लिए लाखों लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, और कोचिंग चल रही हैं, लाखों करोड़ अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। अरबों को तो नहीं, मतलब लाखों करोड़ों रुपए की तो इंडस्ट्री डेफिनेटली बनी चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये उस इंडस्ट्री को पॉलिश करने के लिए है कि खाली भाई ये लोग बने रहें, भले ही मूर्ख बनते रहें, बट ये लोग यूपीएससी की तैयारी करते रहो बेटा 10 साल 15 साल, अरे कोई बात नहीं, होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बूढ़े हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद फिर तुम कहीं के रहे ही नहीं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये यूपीएससी दिखने में लग रहा है बस बढ़िया। देखिए, हर इंडस्ट्री में इशू होते हैं, यूपीएससी की इंडस्ट्री में ज़्यादा हो गए। जैसे अभी आपको लग रहा है कि फेक क्लेम सिर्फ इसके नहीं हो रहे कि मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ। एक प्लेटफॉर्म पे 50 सेलेक्टेड कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। अभी ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट? हाँ, ऑब्वियस बात पे पैसा पे किया गया होगा। हाँ। पैसा पे किया गया होगा गेस्ट के नाम पे, लीगल फीस है वो, बट वो इमोरल फीस है ना। उनको पता है जितने टॉपर हैं कि ये जो पैसा है इसका जो है मिस सेलिंग होगी, इससे उनको उसके रिपरकशंस पता है, बट स्टिल वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये ग्लिमराइजेशन है सारा, इसके बाई प्रोडक्ट हैं। जैसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो ग्लिमराइजेशन की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि रियल यूपीएससी के इशू भी सामने नहीं आएंगे। अकाउंटेबिलिटी की हम डिमांड करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं यूपीएससी में, वो कभी बाहर निकल के आ ही नहीं सकते, क्योंकि ग्लैमराइजेशन हो गया, कोई चर्चा करेगा ही नहीं। तो उसकी वजह से सारी चीज़ें होंगी जो आप कह रहे हो। मैंने एक वीडियो बनाया था जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था, तो मैं रिजल्ट को बनाना चाहता हूँ भी, ठीक है। हाँ। तो इस साल शायद लगभग 900 यानी 1000 कुछ वैकेंसीज थी। 958 रिकमेंडेड कैंडिडेट, 958 थी जो रिकमेंडेड कैंडिडेट थे, ठीक है, बाकी जो वो थे उसमें रिजर्व में रखे गए थे, ठीक है। सो होता क्या है कि हमारे देश में एक लोगों के माइंड में टैबू बना हुआ है कि भाई जो SC ST OBC जो है वो जनरल कैटेगरी की अपनी तो सीट में रिजर्वेशन में तो अपना वैकेंसी को फुलफिल करता ही है, प्लस वो जनरल कैटेगरी की उसको सीट को भी करता है। आपका इसके ऊपर क्या टेक है पर्टिकुलर? हाँ, इस पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। और जो स्टार टीचर हैं वो नहीं करते, क्योंकि फ़ायदा ले रहे हैं जो ग्लैमराइजेशन का। पूरा हिंदी मीडियम वाइप आउट हो गया। सोचिए क्यों हो गया? क्योंकि मेजोरिटी हिंदी मीडियम कौन है? या तो वो EWS होगा जो कमज़ोर है, जो जनरल कास्ट से है ना, उसी को 8 लाख से कम से लेंगे। लेकिन संख्या कम है पॉपुलेशन में। कास्ट सेंसस के हिसाब से अगर आप देखेंगे मेजोरिटी कौन है? SC ST OBC। गरीबों में भी ज़्यादा गरीब कौन है? वही जो सोशली बैकवर्ड है। हाँ, ट्रू। इतनी मास पॉपुलेशन का ऑल ओवर इंडिया पे एक्सक्लूजन होना सिस्टम से। हिंदी मीडियम, हिंदी का बेल्ट बहुत है, फिर रीजनल लैंग्वेज हैं, चलो उनकी भी बात करते हैं हम, बट कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही। समझ रहा हूँ मैं। हाँ, आपका जो मेन पॉइंट था वो क्या था? कि भी जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो है उनको SC ST OBC को यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है, वो जनरल कैटेगरी में भी लेते हैं। अब देखिए, जो आप ये लिंक समझ गए हिंदी मीडियम का और SC ST OBC और EWS का, तो अब मैं आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। मेंस जहाँ से मेरिट बनती है, मेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं, GS का वेट है, टोटल वेट, असाइंड वेट 1000 नंबर का है, ठीक है। आपका ऑप्शनल का वेट है 500 नंबर का है, ठीक है। इंटरव्यू का वेट 275 नंबर का है,
और 250 नंबर का ऐसे है। ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऐसे में, हाँ नहीं है। ठीक है। अब वहाँ पे मॉडरेशन का इतना इशू नहीं आता। अब इशू कहाँ पे है, ये असाइंड वेट है 2025 नंबर टोटल बनते हैं आपके, इसके प्रोपोर्शन में स्केलिंग होनी चाहिए जो नंबर गिवन है। जैसे सिलेबस बनाने वाले ने सिलेबस अच्छा बनाया, ठीक है, बट अंदर जो सिस्टम में लॉग है उन्होंने उसको ट्वीक कर दिया। किसके नाम पे? स्केलिंग के नाम पे। कि स्केलिंग करेंगे, ऑप्शनल में स्केलिंग होती है। ऑप्शनल यानी जो 500 नंबर के सब्जेक्ट हैं स्पेशलाइजेशन के, सबके डिफरेंट है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। हटाने की मांग चलती है, मुद्दतों से चल रही है, कोई नहीं हटा रहा। यूपीपीसीएस ने हटा दिया क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है। आज तक ठीक से स्केलिंग कर ही नहीं पाए। एक रेट रेस है ऑप्शनल को लेने की। क्यों है? हाँ, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर आ रहे हैं, एंथ्रो में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, ऑप्शनल में। हाँ। एंथ्रोपोलॉजी में काफी बच्चे सेलेक्ट करते हैं उसको। बिल्कुल। काफी बच्चे pick क्यों करते हैं। कर रहे हैं? कभी सोचा ये बात? नहीं। क्योंकि स्केलिंग ठीक हो ही नहीं रही ना। हाँ, स्केलिंग का एसेंस क्या है कि पेपर टफ आ गया कोई, हाँ, और कोई पेपर आसान आ गया। वेरियस सब्जेक्ट जो हैं, टोटल 48 सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट हैं सारे। जीएस कॉमन है, जैसे सबका जीएस सेम है, लेकिन ऑप्शनल अलग है। अब ऑप्शनल में इशू ये है कि वो स्केलिंग बन नहीं रही है ठीक से, कि जहाँ नंबर काटना चाहिए बढ़ाना चाहिए, वो डिस्क्रेशन है ना। हाँ, तो बिल्कुल। अंदर वो डिस्क्रेशन यूज कौन कर रहा है, और वो क्यों नहीं हो रही ठीक से? तो अगर ये कहोगे आप अंदर कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बहुत गहरा इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन है। इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू का क्या इशू है कि असाइन वेट 275 मार्क्स है, गिवन नंबर कितना है, एवरेज पिछले साल का बता रहा हूँ। अब की बार इंटरव्यू में और ज़्यादा नंबर दिए गए, 275 में से। हाँ 275 में से 200 भर भर के नंबर दिए गए। अब देखिए यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन आएगा। यानी चाहे इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है कि पैनल है उसके सामने बच्चे बैठे हैं, वो चाहे करें, किसी को लगता है कि हो रहा है, होता है, उसकी इतनी चर्चा भी नहीं होती। पर्सन और थोड़ा बहुत 19-20 है ना, किसी भी सिस्टम को किया भी नहीं जा सकता। बट सिस्टमेटिक जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी सिस्टम को डिजाइन इस टाइप से किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन होगा ही। डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा अभी समझ लीजिए। 1000 नंबर में से जो स्केलिंग करके नंबर दिए जाते हैं 40 to 45% दिए जाते हैं। अच्छा। ऑप्शनल में वही नंबर बढ़ के 60% से अबव हो जाता है। यानी 500 में से 290, 300, 310 नंबर दिए जाते हैं। गिवन नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल असाइन वेट कितना था? 1000। 1000 में से 400 450 नंबर दिया आपने। एवरेज निकालोगे आप, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका। ऐसे ही ऑप्शनल का है 500 में से इतना है। अब इंटरव्यू में आप ये काउंट कीजिए, 275 में से 200। क्यों? ये तो कोई सेंस नहीं बनता। मतलब लगभग 70-80%। 70-80%। कई बच्चों के 215-20 नंबर भी हैं। क्यों? अब इसमें इशू ये है कि या तो भैया आप ये स्केलिंग बराबर करो अक्रॉस द सब्जेक्ट। जैसे जीएस में फुल मार्क्स नहीं देते, समझ में ये इंटेंशनली। सपोज दैट मेरा काउंटर क्वेश्चन है, सपोज दैट कोई बच्चा यूपीएससी का प्री या मेंस लिख रहा है, ठीक है, 1000 नंबर ऑफ, ठीक है, अगर उसने सारा बिल्कुल परफेक्ट लिखा, सपोज दैट, ठीक है, तो क्या जो एग्जाम जो चेक करना है, एग्जामिनर से होते हैं जो चेक करते हैं एग्जाम को, क्या वो उसके अंदर इंटेंशनली ऐसा काम करते हैं कि हाँ भाई हमको, या फिर सिस्टमैटिक इस प्रकार से कर रखा है कि जी बच्चे कितने अच्छा लिखें उनको 40-45% के आसपास ही मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे सीबीएसई फुल मार्क्स देता है, हाँ, है ना, हर एक। देखिए एग्जाम की सैंक्टिटी मेंटेन करनी होती है हमको, जैसे कोई कंट्रोवर्सी ना बने। 100% आ गया तो क्या होता है कि एक नंबर जो दिए जाते हैं उसका एक पैरामीटर बनाना होता है, वो सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे हम एक्सीलेंट का, आउटस्टैंडिंग का, वेरी गुड का, एवरेज का, बिलो एवरेज का नंबर डिसाइड कर देते हैं कि 10 में से 6 दे दीजिए, या 10 में से 8 दे दीजिए, या 10 में से 10 दे दीजिए। अगर क्वालिटी इवेलुएटर हैं, क्वालिटी टीचर्स हैं आपके पास, तो आप कर सकते हो ऐसा। सबको सेम दिया जा रहा है ना एक्सीलेंट का नंबर, आप कर सकते हो। तो इस टाइप से नंबर दिए जाते हैं। फुल मार्क्स जीएस में दिए नहीं जाते, ऑप्शनल में भी नहीं दिए जाते। लेकिन हम ये कह रहे हैं ज़्यादा क्यों दिए जाते? जितना जीएस में दिया जाता है उतना ऑप्शनल में, तो और जितना इंटरव्यू में दिया जाता है उतना तो किसी में नहीं मिलता। हाँ, उतना किसी में नहीं मिलता।
तो ये अब ये होगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये मार्जिन जैसे जैसे बढ़ेगा ना, हाँ। नंबर गिवन का, हाँ। इंटरव्यू में ऑलरेडी डिस्क्रिशन होता है, और और जो रेंज बढ़ाई आपने तो वॉलेटिलिटी आ गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जहां बिगर वॉलेटिलिटी होगी नंबर की, जैसे शेयर मार्केट का ले लो आप, रिटेल इन्वेस्टर वाइप आउट हो जाएगा, यानी जो छोटा प्लेयर है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए बना ही नहीं है शेयर मार्केट। तो आपको तो टोटल मिलेगा कि जो ट्रेड भी होती है ना रिटेलर्स की, वो 1%, 2%, 3% ऐसे होगी ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो उस सिस्टम की वॉलेटिलिटी को वनरेबल जो छोटा इन्वेस्टर है वो झेल ही नहीं पाता। बड़ा इन्वेस्टर, बड़े प्लेयर के लिए है वो। तो जो वनरेबल सेक्शन आएगा उसके लिए वो अफेक्ट करेगा, उसको वाइप आउट कर देगा बाहर सिस्टम से। तो इंटरव्यू के जो मार्जिन है, जैसे सपोज आपको 150 नंबर आए और किसी बच्चे को आ रहे हैं 210, 200, आप उस कमजोर कम्युनिटी से आते हैं सपोज, तो आप उस वॉलेटिलिटी को कैसे झेलोगे जहाँ एक एक नंबर पे जो है रैंक चेंज हो रही है, हजारों में ऊपर नीचे हो जाती है। यस, ये है गेम कि इन्होंने सिस्टमेटिकली ऐसे डिजाइन किया है। और ये जो नया सिलेबस है इसमें वाइप आउट हो गया पूरा हिंदी मीडियम। क्यों? क्योंकि पहली चीज ऑप्शनल नहीं झेल पाते, ऑप्शनल में डिस्क्रिमिनेशन है, स्केलिंग नहीं हो पाती ठीक से, तो पूरा हिंदी मीडियम को ऑप्शनल में नंबर नहीं आता। अगर जितने बच्चे मेंस में जाते हैं नहीं आता। और सेम क्या होता है इंटरव्यू के साथ में होता है। तो बिगर वॉलेटिलिटी, SC ST OBC बाहर सिस्टम से, सिर्फ वही सीट ऑक्यूपाई कर पाएंगे जो कि उनको असाइंड है, रिजर्व्ड है। जनरल की समझ गया मैं। जनरल के अंदर घुसने के लिए, और जनरल में भी कौन, अब जो IAS है, 180 सीट होती हैं IAS की, और उसमें करीब 75 सीट होती हैं IAS की, पर IAS की 75 सीट, 180 में से जनरल की करीब 75, कभी 73 होते हैं, कभी 74, 75 इस टाइप से होते हैं। अब इस क्लब में घुसने के लिए कौन घुसेगा? जो नीचे है जस्ट 1, 2 नंबर, 4 नंबर, OBC का बच्चा घुसेगा। OBC कट ऑफ देखो आप, उसके नियर बाय रहती है। तो मान लीजिए 10 सीट 20 सीट ज्यादा रोक लें, वॉलेटिलिटी कम हो, तो मतलब गेम पकड़ में आया कि नहीं आया? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपका। ये सारा मार्क्स के जरिए सारे काम करे जा रहे हैं। और लेकिन एक बात ये भी है ना, मतलब जितना मैं समझाऊँ कि भाई जो एक लोगों के माइंड में एक नैरेटिव है, जिसके मैंने पूरा लिस्ट चेक किया था, मैंने प्रिंट आउट निकाला था पूरा, और जिस दिन फर्स्ट रिजल्ट आया था ना उस दिन, तो मैंने पूरी लगभग जितनी एंट्रीज थी उसमें सभी को देखा मैंने। और मैंने सिर्फ अगर मैं EWS के 104 कैंडिडेट को हटा दूं, EWS वाले, EWS को मैं कास्ट रिजर्वेशन ही मानता हूँ। उसका नाम बस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, बट मिलता वो केवल जनरल कास्ट को ही है। तो कास्ट वो है एक्चुअल में। जो कई थिंकर्स ये भी कहते हैं कि EWS फ्रॉड है बेसिकली, वो डेफिनेटली फ्रॉड है। हाँ, मुझे तो वही लगता है। तो अगर हम EWS को हटा दें 104 सीटों को, तो मैंने लगभग जनरल कैटेगरी के ही 150 से 180 के आसपास केवल मैंने जनरल कैटेगरी के लोगों का नाम हाईलाइट किया, कंफर्म्ड। और जो तो कुछ सरने मैच थे, जैसे सिंह, चौहान, कुमार, जिनका हमको डाउट रहता है कि हाँ कुछ लोग कोई भी लगा सकता है उनको मैंने हटा दिया। तो मतलब जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि SC ST OBC जनरल की सीट काटते हैं, भाई हमको तो कुछ नहीं बचता। नहीं, मैं बताता हूं, वो तो बेकार है। आपने एकदम से सही बात पकड़ी है। ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं हमसे, पहली चीज तो ये। और बड़ा मास्टर जो है जिस सोसाइटी से आता है उसका प्रिविलेज है, वो उसके अगेंस्ट बोलता नहीं है, वो बोलेगा नहीं। तो एक्चुअल में क्या है, डीपर मलाइस यही है जो आप कह रहे हैं। अब इसमें जो जनरल की सीट है, पहली बात तो कम बच्चे ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। देखिए नीचे वाली सीट ऑब्वियस सी बात है SC ST ही रहेंगे, क्योंकि वनरेबल है ना, रिजर्व्ड है उनके लिए सीट। तो वो कोई इशू नहीं है कि नीचे की साइड है वो, क्योंकि रिजर्व्ड है उनके लिए, कमजोर है इसीलिए तो नीचे आएंगे ना। दिक्कत क्या है, जो बीच में जो बच्चे हैं OBC के या SC के जितने ज्यादा नंबर हैं, वो जनरल की सीट ऑक्यूपाई करेंगे ना। तो वॉलेटिलिटी के अंदर बच्चे फंस गए ना, कहाँ से करेंगे जनरल की सीट ऑक्यूपाई? तो जो आप कह रहे हैं ना कि उसमें कम बच्चे हैं, जनरल की सीट ऑक्यूपाई कर ही नहीं पाते, वही तो हमारी लड़ाई है कि रिजर्वेशन को इनडायरेक्टली सिस्टम डिजाइन करके रोका जा रहा है कि आप जनरल की सीट ऑक्यूपाई ना कर लें। अब भाई मतलब एक चीज समझो ना, हैरान करने वाली बात ये ना कि दे आर 50% ऑफ द कंट्री, 20% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, EWS 10 मिल गया। ये हैरान नहीं करती? मुझे नहीं लगता कि यार ये चीज़ लोगों को हैरान क्यों नहीं करती।
कि हमारा देश लगभग 140 करोड़ 150 करोड़ लोगों का देश है। अगर उसमें 1000 IAS बन रहे हैं हर साल, उतने सारा मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी आइडियोलॉजी, माइनॉरिटी, है ना, कितने सारे करोड़ों लोग भारत में हैं, उनमें से जब 1000 सिलेक्शन से होते हैं तो उसके अंदर लगभग 200-250 तो केवल वही होते हैं। देखो किसी को दिख ही नहीं रहा। हाँ, वो एक ये इशू तो है, इसीलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात चलती है बेसिकली। जॉब्स में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कई कंट्री में है। ये कैसे कम करता है? जैसे अनुपात के अकॉर्डिंग। अच्छा, जैसे जनसंख्या के आधार पे। जैसे आप कई बार नैरेटिव सुनते होंगे, जिसकी जितनी संख्या हिस्सेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी, जिनकी जितनी संख्या भारी हाँ, उनकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चुनाव में भी, यानी जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा इलेक्शन का, उसमें भी और जॉब्स में भी, ठीक है। वो चुनाव में भी हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, जो इलेक्शन करवाने के मैकेनिज्म में इसलिए नहीं अपनाया। जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप्स है, पार्टी सिस्टम में कहीं पे गिवन है, कहीं पे डायरेक्ट ऊपर गिवन है, इसलिए नहीं अपनाया, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आम जनता को समझ में नहीं आता है कि जो मेथड है अप्लाई होता है। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो ज़्यादा वोट लाए और वो जो है चुनाव जीत लेगा। अब इसमें बहुत सारे इशू आते हैं। कई बार एक स्टेट में आपने देखा होगा कि टोटल नंबर ज़्यादा है बट सीट नहीं निकली। और डेमोक्रेसी का जो एसेंस है 50%, वो थोड़ा अलग है। 50 वो भी नहीं अचीव हो पाता। किसी पार्टी को 50% वोट नहीं है क्योंकि डाइवर्सिटी ज़्यादा है। एग्जैक्टली। हाँ, वो फिर हाई मार्क्स देखे जाते हैं बस कौन है। तो प्रोपोर्शनल ये राइट टाइम है कि इसके बारे में बात हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भी बात हो, पार्टी सिस्टम में उसको लेके आया जाए। पार्टी सिस्टम में और भी बहुत सारे इशू हैं। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्शंस नहीं होते हैं पार्टियों में, फंडिंग का इशू है, कॉर्पोरेट पार्टी भी इलेक्शन नहीं होते। हाँ, बहुत सारे इशू है। तो उनको उसी के थ्रू अकाउंटेबिलिटी आती है सिस्टम में। अब वो है नहीं तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव भी है अलग अलग जो डाइवर्सिटी से जाते हैं उनकी वॉइस ही नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ ने वॉइस किल कर दिया। SC ST OBC की बात कौन उठाएगा, क्योंकि सिस्टम में जिसका कब्जा बोलने नहीं देगा उसको। अब UPSC के इशू कौन उठाएगा बताओ मुझे। आपके पास बच्चे सवाल नहीं करते वाले? बिल्कुल करते हैं। किसको क्या जवाब देते हो? मैं देखिए 10 साल से मैं बच्चों को मेंटरशिप दे रहा हूँ। हाँ। मैंने बहुत सारे सिलेक्शन दिलाए इंडिविजुअल, बड़ी बड़ी कोचिंग में मैं जिनके आप फाइन सुन रहे हो, इन सब में खूब मेंटरशिप दी हुई है। सारे पोर्टफोलियो संभाले हुए मेरे टेस्ट सीरीज से लेके। मैं इंटरनल सिस्टम जानता हूँ, है ना। कोचिंग का भी सड़ा हुआ है, UPSC का भी सड़ा हुआ है। आप अपने बच्चों को खो मत देना। कैसे खो चुका हूँ मैं बच्चों को। बच्चे हैं कहाँ, आप समझ ही नहीं रहे बात। कहाँ है IAS दिखाओ मुझे। एक रैंक आती थी हिंदी मीडियम की, कहाँ है? हाँ, वो गायब है। 2010 के बाद से आप शायद 2010 के बाद टॉप 10 में भी नहीं है। 0 है। कहाँ, क्यों नहीं है? आप बोलोगे ये है सिलेबस को नहीं झेल पाते। अरे इतनी बड़ी पॉपुलेशन में क्या एक भी आदमी नहीं है? वाली पॉपुलेशन हो गई। हाँ, एक भी आदमी नहीं है कि तुम्हारे सिस्टम को ना, ऐसा कौन सा सिलेबस है? हाँ, सही बात है। सिस्टम को तुमने ऐसे डिजाइन कर दिया, ये जो स्केलिंग का सिस्टम और मॉडरेशन का करके, कि वो बच्चा टिक ही नहीं पाता, एक्सक्लूड कर दिया उसने। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का एक्सक्लूजन। हाँ, मतलब आप हिंदी मीडियम को तो मतलब एक तरीके से आपने बोला वाइप आउट कर दिया। टॉप 10 में है और टॉप 100 में नहीं लग रहा मेरे को। टॉप 100 में है, लेकिन कितने, बहुत कई साल ऐसे हुए सूखी गई हैं। टॉप 200 में भी नहीं है। 2018 और इसमें देखिए आप IAS बनना, जो मैं कह रहा हूँ ना आपको, IAS की सीट 180 निकालना मुश्किल हो रहा है हिंदी मीडियम के लिए। कोचिंग वाला तो क्या है कि उसका प्रचार है, मतलब जो स्पेसिफिक 180 सीट IAS की हैं या 200 मान लो, कभी कभार अलग अलग, उसमें हिंदी मीडियम आ ही नहीं रहा। हाँ, अब 2 सीटें आती हैं कभी। किसी ने ले ली, पीछे की रैंक ले ली। अब उसका कोचिंग वाला तो क्या करेगा कि उसको फेस को मोनेटाइज करना आता है, रील बना के, वीडियो बना के, उसका तो धंधा है। लेकिन इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के लिए आप बात करें, कोई चर्चा करने वाला ही नहीं, सब मर गए। सिस्टम में भी कोई नहीं है, कोचिंग इंडस्ट्री में भी कौन नहीं है, सब मरे हुए लोग हैं। नहीं है, एक आपके ही शायद, मुझे नहीं पता, आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते। वी शुडंट टेक हर नेम, हिज नेम। सो कि वो एक बहुत बड़ा संस्थान चलाते हैं और उनके पास लगभग मुझे लगता है कि 70% के आसपास जो है हिंदी पॉपुलेशन के
एस्पिरेंट्स हैं हाँ यूपीएससी के। करीब, मतलब मार्केट शेयर हम बोले। आप समझ में आया किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ हाँ, आप विकास दिव्यकीर्ति सर की बात अरे कर रहे हैं। ठीक है, आपने हाँ, नॉलेज। नहीं अब सबको पता है ना, उनकी आप चर्चा कर सकते हैं जब आप इतना ही बोल दिए, है ना। स्ट्राइक विस्ट्राइक नहीं आएगा आपको, नहीं, है स्ट्राइक ना, क्योंकि उनकी बहुत कॉपीराइट नहीं आएगा। प्रोडक्शन हाउस है, बहुत बड़ी टीम है ना, तो वीडियो भी हटवा देते हैं मान लीजिए, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे इशू नहीं वैसे हमको गाली तो थोड़ी दे रहे हैं तो। हाँ, तो कंस्ट्रक्टिव डिबेट है ना, Constructive अब कोई भी, criticism। हाँ, तो मान लीजिए टीचर तो शानदार है, हाँ डेफिनेटली। बट उन्होंने भी बहुत सारा सिस्टम इस टाइप से डिजाइन किया अपने कोचिंग का कि वहाँ भी वो इन इश्यूज की बात ही नहीं करते, क्योंकि अब वो बड़ा फेस बन गए हैं, अब उनको इन छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना लेना देना नहीं है। समझ गए हैं ना आप बात? कहीं बुरा ना मान जाए, अरे आपकी कोचिंग के नहीं, बाद आप मिले बोले कि कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर किसको कंसिडर करते हैं आप? जो जब आप जो उसमें जब रेसिंग आप में हो। सुनिए मेरी बात, देखिए बिल्कुल हो सकता है कि उनको बुरा लग जाए, हम्म, है ना, आपको भी लग जाए कभी, हाँ, आपके बारे में भी मैं सच बोल सकता हूँ ना, हाँ, क्या दिक्कत है, आप जहाँ गलत है वहाँ पे। और क्या, डेफिनेटली डेमोक्रेसी और कहते किसको है कि हम घर में भी बैठे हैं, दो भाई हैं, भाई तुम गलत कर रहे हो, हम नहीं बोल सकते, और वो भी मुझे बोल सकते हैं कि भाई साहब आप में ये दिक्कत है। मेरे मैं कौन सा ऐसा थोड़ी है कि कहीं कोई मेरे अंदर कमी नहीं होगी, डेफिनेटली हर किसी में कोई ना तो कोई अगर वो सुधार सकें उसको, मैं तो कहता हूँ आप बोलो ना बच्चों के लिए, क्या दिक्कत है, ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसको आप जस्टिफाई कर दो आके, क्या दिक्कत है उसमें, तो अच्छी बात है ना, बच्चे भी अवेयर होंगे उससे। तो कॉम्पिटिटर उसको कंसिडर किया जाता है जो मान लीजिए कि अगर वो पढ़ाएं बच्चों को, समझ रहे हैं, वो पढ़ाना छोड़ चुके हैं बच्चों को, हाँ, वो वीडियो रिकॉर्ड Faculties करते काम हैं करते कुछ हैं साल के लिए, ऐसा मार्केट में बच्चे ही हमें फीडबैक देते हैं आके, हम तो जाते नहीं उनके क्लास में, तो अब वो अपना फेस तो बेचते हैं, समझ रहे हैं, वो मोनेटाइज करते हैं फेस को ब्रांडिंग के थ्रू, लेकिन वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, वो वीडियो रिकॉर्ड करके देते हैं बच्चों को, तो क्लास का जो इंगेजमेंट है, ही जे है ना, वेरी गुड टीचर, शानदार, मैस्मराइज कर देगा क्लास को। विकास सर जो है ना शानदार पर्सनालिटी, सब जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत क्या है। लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूँ, इंटेलिजेंस विद करप्शन, सिस्टम को मैनिपुलेट कौन करता है? जो सिस्टम को System जानता है को वही जानता मैनिपुलेट है। करेगा। मैं तो, मेरे से ज़्यादा खुशी किसको मिलेगी कि अगर वो हिंदी मीडियम के आके बात करें कि ये इशू हैं जो अनिल सर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, या ये गलत कह रहे हैं। ये वीडियो पहुंच जाएगा उनके पास। सो मैंने सर क्या मतलब मैंने 2021 में एक बारी मैंने प्रीलिम्स दिया था अपना खुद का एग्ज़ाम, तो उस समय मुझको खुद को प्रीलिम्स में ही क्रैक करना, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक नाइटमेयर है कि बार कैसे भी करके मेरा प्रीलिम्स निकल जाए। अगर मेरा प्री निकल गया तो मेंस में तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन आधी जनसंख्या तो प्रीलिम्स में बाहर है। तो इसके प्री के ऊपर भी ऐसा कुछ है क्या, मतलब जो लोगों को लग रहा है कि जो पीछे ऐसा कुछ हो रहा है कि हमको नहीं पता है? देखो, ये सिस्टम ऐसा डिजाइन है कि हर स्तर पे सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन है। ये IITians को फेवर करता है, आप डेटा उठा के देख लो। प्रीलिम्स बात ये नहीं है हिंदी इंग्लिश के इसमें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे एक तो CSET है, ठीक है, तो जो CSET है वो इतना टफ बना दिया इन लोगों ने। जैसे पहले मोमेंट आंदोलन करके CSET को क्वालिफाइंग करवाया गया, 2011 में CSET आया, खाली क्वालिफाई करना है बस वो। हाँ, उसको क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हार्ड लेवल के। तो वो बच्चा जैसे कंपटीशन किस चीज़ में मेजर होता है? टाइम में, कि भाई इतना सिलेबस है, इस सिलेबस को इतने टाइम में आप मैनेज कर लो। हाँ। अब मान लीजिए कि आपको साल भर CSET पढ़ना ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज यू आर एन IITian। हाँ, आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट। मैथमेटिक्स में आपकी स्पीड है बेसिकली, एग्जैक्टली। तो आप उसको पढ़ेंगे नहीं, कोई इक्का दुक्का कोई होगा, एक्सेप्शन होगा कि कभी कोई, जैसे मान लीजिए कि एकदम से अब्रप्ट हो गया, एग्जाम समझ में नहीं आया, फेल हो गया, उसका एग्जाम्पल, एक्सेप्शन डज नॉट क्रिएट रूल्स। लेकिन मोस्टली IITians जो होते हैं ना वो करते ही नहीं है, और उसमें इंजीनियर्स का आपको टोटल सिलेक्शन में वेट मिलेगा, अभी भी लोकसभा में बोला कि मोर देन 60% है। अच्छा, इसलिए इसमें हाँ, जो सब रिजल्ट आए जो, हाँ सब में हर साल देखिए। हाँ मतलब सही, ये बात बिल्कुल सेंस बन रहा है इस बात का बिल्कुल, कि भाई CSET अगर क्वालिफाई करोगे तो आपको मतलब जो प्री वगैरह का है उसमें आप एंट्री भी कर पाओगे, भले ही प्री में कितने बढ़िया नंबर हो, CSET नहीं किया तो बेकार। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब मैं बात बोला ना आपको टाइम मेजरमेंट, हाँ जिसको 2 घंटा साल का पढ़ना नहीं पड़ रहा है, हाँ, वो किस पे फोकस करेगा? मेंस पे करेगा सीधा, मेरिट वाले सब्जेक्ट्स पे, मेरिट वाले पर, मेंस में जहाँ पे स्कोर आएगा। हाँ।
उसके लिए वो टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस मैनेजमेंट एक ही तो है भाई। 10 घंटे में मान लीजिए तुमको इतना सिलेबस फिनिश करना है, तो टाइम और सिलेबस एक ही तो बात हुई। सही बात है, सही बात है, हाँ। तो एज अपने आप ले गए ना। अब वो बच्चा जो है एक्स्ट्रा कर रहा है, उसके लिए उसको क्वालिफाइंग का सेंस क्या था कि क्वेश्चन आसान रखते, बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स उसको आता, आपने वो कैट के लेवल का बना दिया। हाँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे डिसीजन मेकिंग के आते थे, हटा दिया आपने मन की मर्जी। ये जो डिस्क्रेशन है ना कि हम तय करेंगे, क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। प्रिविलेज हर स्तर पे है आईएएस का, आईएएस का कब्जा है। जैसे आईएएस की जनरल की सीट रोकी क्यों जा रही है सिस्टम ऐसे डिजाइन करके। आईएएस की लॉबी है पूरी देश पे शासन करने की, हर संस्था के ऊपर आईएएस का चीफ बैठा है। आरबीआई के गवर्नर भी आईएएस है, सीएजी भी आईएएस है, हर चीज लगभग में डिपार्टमेंट में आईएएस का कब्जा है। और वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं। तो अगर जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग घुस गए उसमें, तो हालांकि फाइनली घुसना ही है, चाहे 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, लेकिन रोक रहे हैं ना इनडायरेक्टली, डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू रोक रहे हैं। तो वो लोग ही तो डिसाइड कर रहे हैं हर चीज में। कमेटी बनेगी तो भी वो लोग एग्जाम पैटर्न सारी चीज तो उनके बायस हैं, अपने पर्सनल बायसेस उनके सामने, पर्सनल बायस। उनको लगता है कि बेस मैथमेटिक्स बच्चे को नहीं आएगी तो बढ़िया प्रशासक नहीं हो सकता। ये मेक सेंस, हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब एग्जाम वो पैटर्न इस तरह से रेडी कर रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना रखा है। तो कोई बच्चा डॉक्टर भी आएगा ना मेडिकल का, हाँ, वो भी उसको भी मुश्किल आता है सीसेट को क्वालिफाई करने में। तो बात हिंदी इंग्लिश की नहीं है इसमें। हिंदी मीडियम वाला तो वाइप आउट हो ही जाएगा इसमें, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो लेकिन हिंदी मीडियम से बियॉन्ड है। जो हिंदी मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम भी जो नॉन आईआईटी है ना, उसके लिए पीटी क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। मेंस में इशू नहीं है फिर उसको, अगर उसकी बहुत शानदार एजुकेशनल बैकग्राउंड है और वो कैटेगरी के से नहीं आता है, तो हो सकता है कि कुछ सीट ऑक्यूपाई कर ले जनरल की, कोई 5 कर ली, कोई 2 कर ली, ज़्यादा नहीं करेगा, कम ही करेगा। हाँ, इतनी थोड़ी कर देगा। तो ये मैंने तो देखा, मैंने अपनी आंखों से। लेकिन एक्चुअल में इतनी बड़ी पॉपुलेशन का एसेंस क्या है ओपन कैटेगरी का? अगर आप इस इनडायरेक्ट तरीके से सिस्टम को डिजाइन करके जो कैटेगरी से आने वाले बच्चों को रोकोगे, सीसेट में भी रोक रहे हो आप। अब वो सीसेट लगता तो आपको इस टाइप से डिजाइन है, बट वो प्रिविलेज जुड़ा हुआ है कास्ट सिस्टम का। मतलब एक तरीके से ये मान लो, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि भाई हाँ भाई ये सीसेट का एग्ज़ाम है और जो केवल मैथ में एक्सपर्ट है बढ़िया वाला, वो ही एग्ज़ाम देगा इनडायरेक्टली, बस यही है। हाँ। बताएंगे किसी को नहीं हम। बिल्कुल। और दूसरी बात, पीटी में जीएस, ये तो है ही जो आप कह रहे हैं। जीएस भी इतना वॉलेटाइल कर दिया इन्होंने, जानबूझ के। पता नहीं क्या चुल मची है इनको कि इसको वॉलेटाइल करेंगे तो पता नहीं कौन से डिस्क्रिप्शन है कि कोचिंग खत्म कर देंगे हम, ये कर देंगे, कोचिंग को ज़्यादा और बढ़ावा मिलेगा। जैसे आप सिंपल क्वेश्चन रख के ऑब्जेक्टिविटी के, आप टेस्ट नहीं ले सकते क्या? 20 नंबर कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, क्या हो जाएगा उससे? उसकी आंसर की भी नहीं देते, सिस्टम ओपेक है। बच्चे को पता ही नहीं है। अगर मान लीजिए ह्यूमन एरर भी होगा ना, तुम्हारी साल गई। हाँ, ह्यूमन एरर बहुत सारे, मतलब एक व्यक्ति की गलती की वजह से, फॉरगेट अबाउट द सिस्टम डिजाइन, सिलेबस डिजाइन, ह्यूमन एरर को भी करेक्ट नहीं करवा सकते तुम। और बोलो, इट्स लाइक द स्कैम। अच्छा, इसका ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कि यूपीएससी के जो मेंस हो या प्री हो, इंटरव्यू का तो खैर मुझको मालूम है कि वहाँ तो पूरा पक्षपात चलता है। क्या एग्ज़ाम के अंदर भी इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति है कि यहाँ पर नकल वगैरह हो सके, जिस प्रकार से हम सोचते हैं? ऐसा कुछ लोगों के माइंड में होगा जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं शायद, कि भाई नकल हो जाएगी क्या पता हमारी, या फिर ऐसा कुछ है कोई बड़ा पावर वाला व्यक्ति उसको सिस्टम को हैक कर सके और एग्ज़ाम को भी वो कर दे? देखिए, थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा आपका आंसर। एक ही होती है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में चाहिए होती है। और ट्रांसपेरेंसी से अकाउंटेबिलिटी आती है। ओवर ट्रांसपेरेंसी भी अकाउंटेबिलिटी को ख़राब करती है ज़्यादा। हाँ। नहीं होता, उससे भी एनआर किया जाती है बेसिकली कि एग्ज़ाम ठीक से नहीं हो। बट एकदम से ओपेक सिस्टम तो उससे भी बुरा है। इट्स लाइक द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कुछ भी हम बताएंगे नहीं, तुमको पता ही नहीं है कैसे कॉपियाँ चेक होती हैं। जैसे मॉडरेशन का सिस्टम में बताते नहीं, इवेल्यूएटर बताते हैं आगे जो भी प्रोफेसर कॉपी चेक कर रहे हैं, है ना। इंटरव्यू का मेथड ये बताते नहीं आपको कि कैसे होता है। वो तो हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए पता है कि भाई कैसे कॉपियाँ चेक होती हैं, कैसे नंबर देना। तो अंदर जो आप कह रहे हैं बहुत सारे इशू हैं इसमें, बट इस टाइप का इशू नहीं है।
जैसे ये जो कह रहे हैं ना आप, इसको क्या डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। जैसे आपने इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर दिया, पार्लियामेंट अलग बना दी, पावर को मान लीजिए मिसयूज ना हो हाँ। उसके लिए आपने जुडिशरी अलग बना दी, चेक एंड बैलेंस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की ऐसे मेंटेन होती है कि उसको डिवाइड कर दो, कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो, रिव्यू का सिस्टम लगा दो ऊपर, 2 टायर 3 टायर। तो क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं तो वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, जो आप जो कह रहे हैं। बट जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन है, अच्छा, हाँ, वो होता है। जैसे आप ये देखेंगे दूसरे एग्जाम जो है वहाँ पे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। हाँ, जैसे एसएससी का देखें, कई SSC बार का CGL, एनटीए SSC वगैरह का भी बहुत इशू चल रहा है, नॉर्मल पुलिस वगैरह की भी हाँ। वैसे। तो वो इतने सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए इक्का दुक्का सब्जेक्ट हो तो हो सकता है। हाँ, हम आपको ये गारंटी कह रहे हैं कि यूपीएससी भी कोई उसको पवित्र मत बनाइए। डेमोक्रेसी में कोई भी चीज़ सेक्रोसेंट नहीं होती, जुडिशरी भी नहीं होती, पार्लियामेंट भी नहीं होती, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, हाँ, वो भी चेंज मांगता है ना समय के अनुसार। तो यूपीएससी का क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता क्या? वो लार्जर देन, जहाँ हमने जिस चीज़ को क्या बोलते हैं पवित्र बनाया, वहाँ दिक्कत हो गई। वहीं तो दिक्कत हो गई, क्योंकि अब वो चेंजेबल है ही नहीं। आप यूपीएससी को ग्लैमराइज करके क्या बना दिए कि ये तो सबसे ज्यादा क्या है, इसको कोई छू नहीं सकता हाँ, भाई। ये इस पे कोई सवाल ये नहीं तो करेगा। एकदम से करेक्ट जैसे यूपीएससी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। हाँ, ये करेक्ट लोग है। अरे जो जितना ओपेक है वो उतना ही इनकरेक्ट है। ये मैं बोल रहा हूँ 10 साल के अनुभव से। बच्चे रोते हैं हिंदी मीडियम के, कोचिंग में आते हैं ग्लैमराइज होके, जो गुड एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं बच्चे, उनका भी नहीं होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों का भी नहीं होता है हिंदी मीडियम। अच्छा, वो मैंने छोड़ दिया भाई। आप लोग तो डिमोटिवेट नहीं हो रहे भाई? पक्की बात है ना? डिमोटिवेट मत होना, आपका एक दिन जरूर होगा। आप सर से पढ़ते रहो। सो एक चीज़ और है कि मैं इस बारे में जानना चाह रहा था कि जो बैकडोर एंट्री या फिर जो लेटरल एंट्री होती है, हाँ, इसके बारे में आपका क्या बोलना है? नहीं, बैकडोर एंट्री लेटरल एंट्री अलग चीज़ है, वो हायर पोस्ट पे है बेसिकली, जैसे सेक्रेटरी की पोस्ट है तो फिर भी हाँ, वो सोशल जस्टिस को हैम्पर कर दे। पहली चीज़ तो ये होता है, देखिए थोड़ा सा आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। मैं खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहा हूँ इत्तेफाक से। ठीक है, तो मैं दोनों का हूँ, मैं दोनों एडमिनिस्ट्रेशन समझता हूँ। तो जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है ना कंपनी का, वो डिफरेंट है। वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल नहीं है, यानी वो दूसरे सेक्टर से जो है ना इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। बट जो सरकार को जो लोग चाहिए वो डिफरेंट टाइप के लोग चाहिए। तो जो प्राइवेट वाले को आप लेटरल एंट्री दे रहे हो ना, वो सिग्निफिकेंट ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाएगा सिस्टम को अंदर आके। इतनी डाइवर्सिटी है ना हमारे यहाँ। तो लेटरल एंट्री आप दोगे ना, कोशिश करोगे, जैसे पहले भी कोशिश करी गई थी जब योजना आयोग होता था, है ना, तो कुछ लोगों को लाया गया था, इक्के दुक्के लोगों को, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहता है ना डेमोक्रेसी के अंदर। तो एक स्पॉइल सिस्टम बोलते हैं, जो पहले जैसे मान लीजिए पार्टी के पदाधिकारी हैं, मेरिट सिस्टम आने से पहले स्पॉइल सिस्टम था, तो भर जाते थे उसके अंदर पूरे प्रशासन में। तो लेटरल एंट्री जो आप जो कह रहे हैं, इट्स लाइक द स्पॉइल सिस्टम। चाहे आप यूपीएससी के थ्रू भी करवाएंगे ना, तो भी उसमें उस टाइप से रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता जैसे यूपीएससी सिविल सर्वेंट का लेता है। एग्जैक्टली, जैसे जो मेन प्रोसीजर है वैसे नहीं। वो सारी चीज़ें उसमें नेपोटिज्म भी होगा, उसमें ईच एंड एवरीथिंग होगी। यू कैन नॉट कंट्रोल द सिस्टम। अच्छा, आपके पास जैसे बच्चे इस प्रकार के सवाल लेकर आते होंगे, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक तो है। हाँ, तो अब बच्चों का, अब उनको किस प्रकार से टैकल करते हो भाई? उनको डिमोटिवेट भी नहीं करना है, हाँ, ठीक है, और आप चाहते भी हो कि वो इस चीज़ को छोड़े ना, क्योंकि बना के रखो उम्मीद कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली, कभी तो होगा, मतलब कभी वैसा वाला कभी नहीं कि हाँ कभी तो हो गई। तो जो बच्चे इस प्रकार से आते हैं, लेकिन मान लो आपका पॉडकास्ट देखेंगे डेफिनेट टाइप के स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनको किस प्रकार से टैकल करते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम लूप होल ऐसी है कि उनको पता है कि लाखों 0.1% चांस है सिलेक्शन होने का। बिल्कुल नहीं, 0.1% चांस सारे सेक्टर में, इवन एंटरप्रेन्योरशिप में भी है। जैसे कई लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन वहाँ सीट का भी तो बहुत ज़्यादा ना, यहाँ 1000 सीटें बस। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। बात 0.1% की नहीं है, बात ये है वो सिस्टम फेयर डिजाइन हो, दोबारा रीडिजाइन भाई होंगे तो उतने ही। हाँ। बात हम जिस चीज़ की हमारी लड़ाई है कि कोई बच्चा इस वजह से ना छूट जाए कि वो सिस्टम अनफेयर है, कि मुझे मौका नहीं मिला। तो डेमोक्रेसी अपॉर्चुनिटी का नाम है, अदरवाइज वो स्पॉइल सिस्टम ही है, ओपेक सिस्टम है।
तो मैं बच्चों को झूठ नहीं बोलता कभी। तो मेरे बच्चे जितने सुन भी रहे होंगे इसमें, वो सब जानते हैं मैं किसी चीज़ के बारे में झूठ नहीं बोलता। मैं आपको ये बोलूंगा ही नहीं कि हिंदी साहित्य में जो है ना नंबर ज़्यादा आते हैं, मैं क्यों बोलूंगा? आते ही नहीं है। मुझे दिखा दो आप कहाँ आते, एक बच्चे के दिखा दो 300 नंबर मुझे पिछले, अरे यार पिछले मुझे 5 साल में दिखा दो तो बच्चा एक्सक्लूड हो गया। हिंदी साहित्य मतलब ऑप्शनल की बात कर रहे हैं जिसमें वो ज़्यादा नंबर देता है। अब हिंदी साहित्य में क्यों नहीं देता? यूपीएससी से जाके पूछो, क्या कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं है? मैं कह रहा था ना कि ऑप्शनल क्या है, फ्रॉड है। नहीं, क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चों को एक सेपरेट मतलब सीट अलॉट की कर दी जाए कि हाँ भाई अगर 1000 हैं तो हम 50-50% इस प्रकार का डिवाइडेशन लेंगे? नहीं कर सकते। हिंदी मीडियम की एजुकेशन खराब नहीं है, मिसकंसेप्शन है। हाँ, नहीं वो तो है ही नहीं। हाँ, तो अलग क्यों कर दें? नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। वो बच्चा, ये बहुत बड़ा भ्रम मिथ फैलाया गया है सिस्टम। मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से भाई उनको एक्सक्लूड कर दिया गया सिस्टम से, वाइप आउट कर दिया गया है, तो ये मैंडेटरी हो जाए यूपीएससी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट इसको किसी प्रकार के लॉ ला के पास करे कि भाई पर्टिकुलर 30% हिंदी के लेने लेने हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप 2010 से पहले की रैंक उठा के देखो, टॉप 10 में आपको 2-3 लोग मिल जाएंगे। तो एक रैंक भी आई है हिंदी मीडियम की, तो ऐसा क्या हो गया 10 साल में? क्या हिंदी मीडियम के बच्चे कमजोर हो गए? इंग्लिश वाले मजबूत हो। बात ये है ही नहीं, जो आप चीज को समझ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि ज्यादा लोग आने चाहिए थे। इवन ट्रू, सिस्टम को फेयर डिजाइन करते। आज तो एआई का जमाना भी आ गया, सिस्टम को चेंज करो, क्या दिक्कत है? सबकी अक्रॉस द सब्जेक्ट की बराबर स्केलिंग होनी चाहिए, गिवन मार्क्स में, टोटल में नहीं। सिलेबस वाला मूर्ख है क्या डिजाइन करने वाला कि 275 नंबर रख रहा है टोटल वेट में? 2025 में से 275 नंबर कितना होता है? करीब 13% आएगा। और गिवन नंबर मतलब 1000 नंबर होते हैं। मतलब 1050 जो टॉप 1070-80 भी आते हैं बच्चों के। लेकिन मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको, लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट तक जाओगे, यानी 900 से लेके आप 1050 तक जाओगे, मेंस का जो टोटल मार्क्स है, ये मेंस इंटरव्यू का जोड़ के, तो उसके अकॉर्डिंग एवरेज निकालोगे आप, तो वहाँ कितना आएगा? 21% चला जाएगा इंटरव्यू के मार्क्स का। तो ये क्यों है इतना? स्केलिंग ठीक करो अक्रॉस द, जैसे ऑप्शनल की भी नहीं हो रही इनसे, तो अक्रॉस द सब्जेक्ट की कैसे करेंगे ठीक? तो ऑप्शनल को हटाओ। यूपीपीसीएस ने क्यों हटा दिया? उनको पता चल गया कि मैनेज है, हमसे कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, तो या तो सबके लिए सेम सब्जेक्ट कर दो। अगर तुमको रखना है, तुमको स्पेशलाइजेशन पढ़ाना है, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाना है, इधर पढ़ा दोगे। असेंस क्या है? ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। ऑप्शनल से क्या मोहब्बत है तुमको? किस चीज को बचा रहे हो आप सिस्टम डिजाइन करके? कौन सा स्पेशलाइजेशन आ जाएगा? अभी देखो आप 50 टॉपर खड़े हैं एक साथ में, एक प्लेटफॉर्म पे कोचिंग के। हाँ, तो इंटरव्यू से कौन सी इंटीग्रिटी आ गई? अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए ना। अकाउंटेबिलिटी पे काम कर ही नहीं रहे हो कि अकाउंटेबल कैसे बनाए इनको। सिस्टम डिजाइन करके बनाया जाता है ना, और फोकस किस पे हो रहा है? दूसरी चीज़ों पे। मतलब और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यूपीएससी को लेकर। मैं तो ट्विटर पे पूरे दिन रात देखता रहता हूँ और भी चीज़ें कि भाई जैसे कि कई लोग, मैं भी बोल चुका हूँ, यूपीएससी इज ए स्कैम। मैं मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ ये बात, तुमको टिकना है जिस बच्चे को, रिस्क लो। हर सेक्टर में रिस्क लेते हैं ना सब लोग, तो रिस्क का गेम हो गया है, फेयर सिस्टम नहीं अभी। इंग्लिश मीडियम में भी नॉन IITians के लिए ये ऐसा ही हो गया, बस थोड़ा सा क्या है 16-20 का अंतर होगा। हिंदी मीडियम उसमें वाइप आउट हो गया, कंप्लीट वाइप आउट हो गया, जहाँ 100 की रैंक में भी काफ़ी रहते थे बच्चे। आप AI से पूछ लो, AI का ज़माना, तुमको रिसर्च भी करनी नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लगा देना अपने पॉडकास्ट में, मैं दे दूंगा आपको। और भी इशू हैं, जैसे मान लीजिए अंदर के जो ये सर्टिफिकेट वाला चल रहा है आपका, एक जो ये जो अपने स्क्राइब वगैरह होते हैं, कि जो कैटेगरी से बच्चे आते हैं उनके जगह एग्ज़ाम लिखते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जो हैंडीकैप, हाँ, तो उनके बारे में कोई स्पेसिफिक चेक नहीं करता यूपीएससी, और ना उनका डेटा रिलीज करता है कि कौन स्क्राइब है, किसका स्क्राइब है। बहुत बड़ा झोल है इसमें।
कुछ लोग तो ऐसा भी कर रहे हैं ना कि AWS का सर्टिफिकेट बनवा लिया है नहीं कुछ दिन पहले वो थे जैसे देखा था मैंने नहीं IPS थी वो हाँ IPS ने AWS का सर्टिफिकेट जिस संस्थान से सर्टिफिकेट की क्या बोलते हैं जो वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, एक केस कोई आ सकता है लेकिन मल्टीपल केस कैसे आ सकते AWS के तो बहुत आते हैं हैं? EWS के नहीं, OBC के भी आते हैं। हाँ EWS के ज़्यादा आते हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आते सबके हैं। इवन ये जो बाकी जो कैटेगरी के जो दिव्यांग कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं डिफरेंट है ना, उससे भी वो आ रहे हैं कि एक तो वो आपने जो सुना होगा जो IAS वाला है, जो हीरो टाइप जो फिल्म बनाता है, अब हम गाने मैं उसके गाने सॉन्ग्स वगैरह भी हैं, शायद वो हैंडीकैम का वो लगाया था मैं भी, बिल्कुल कि उसका कुछ कोहले वगैरह में कोई दिक्कत थी मैं भी, बिल्कुल वो लास्ट ईयर मैंने उसका देखा था। काफी ट्विटर हैंडल है कि इतना सब रैम्पेंट चल रहा है। तो ये जो स्क्राइब वाला इशू बहुत बड़ा है। जो स्क्राइब है उसका नाम पब्लिश करने में क्या नानी मर जाती है यूपीएससी की। मैं यूपीएससी वालों को हरामखोर बोलता हूँ। क्यों? इसीलिए हैं और क्या हरामखोर हैं। ठीक है, जो कोई सुने जिसको बुरा लगे मेरे को चाहे जेल में डाल दो, तुम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर थोड़े हो। ट्रांसपेरेंसी नहीं इस मामले में, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बेसिक लेवल का ट्रांसपेरेंसी तो इस देश की जनता डिजायर करती है भाई। कौन बच्चों का तुमने इतना शोषण किया, एक्सप्लॉइट किया है, हिंदी मीडियम को तुम इतने हरामखोर हो, सुन रहे हो तो देख लो कहीं तक पहुंच जाए। क्या बिगाड़ा इन बच्चों ने? क्या तुमको एक भी बच्चा टैलेंटेड नहीं लगता कि वो कम्पीट नहीं कर सकता तुम्हारे सिलेबस से, कि जिसकी टॉप 10 में रैंक नहीं आ सकती? मोदी जी सुने, मोदी जी सुन ही रहे हैं मेरी वीडियो, मोदी पूरे भाजपा का काडर सुने। अरे भाई साहब, भाजपा के भी होते हैं जो हिंदी मीडियम होते हैं। हाँ, उनका भी सबके ही हैं बच्चे, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। बच्चे तो सबके ही इसमें, वो थोड़ी है कोई बात। क्या भाजपा में SC ST OBC नहीं है? क्या भाजपा में हिंदी मीडियम नहीं है? सब है। तो भाई साहब इनको नकेल लगाओ। ये खुले घोड़े हो गए हैं। और कोचिंग वाले भी फिर इसका जो पूरा पैसा आया है ना, इसमें मिसयूज चल रहा है, उसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी चली गई है। किस के खिलाफ बोले अनिल सर? इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं है मेरी। खैर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में सहयोग करने के लिए, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाया। और उम्मीद है कि जो स्पेशल यूपीएससी जो स्टूडेंट हैं या फिर सोच रहे हैं, जो सिस्टम में घुसना चाह रहे हैं, उनके लिए पॉडकास्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद है हम दोबारा किसी अच्छी चर्चा में, बढ़िया पॉडकास्ट में दोबारा बैठेंगे और इस सिस्टम से अलग और सिस्टम्स की बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपके साथ बातचीत करके ना बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ओपन है। हाँ, मैं खुद भी ओपन हूँ। और मैं पॉडकास्ट में आने से पहले है ना, मैं जो है आपकी काफ़ी पॉडकास्ट देखा हूँ उसमें, है ना। तो शानदार है आपका काम जो है। थैंक यू। मैं सबसे अपील करूँगा कि जो दीपक है ना, सब्सक्राइब जब मैं ही इम्प्रेस हो गया यार आपसे। सब्सक्राइब करो मुझे। वो जो सब्सक्राइब फॉलो और ये सब होता है, ये सब मैं तो कहता हूँ सब कर लो। चलो, सब्सक्राइब फॉलो शेयर, गाली मत देना बस, ठीक है? ओके।